हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजा, किसान और नगर। यहाँ भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो 12th बोर्ड में चलती है एनसीईआरटी की किताब, उसके दूसरे अध्याय का ये दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एक आरंभिक साम्राज्य। इस पाठ के हमने पहले भाग में यह पढ़ा था कि जो 16 महाजनपद थे उनमें मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर आता है और उसके बहुत सारे कारण हैं जो इतिहासकारों ने बताए थे। तो जो मगध साम्राज्य है, जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अपने आप को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करता है, उसका जो आरंभिक जो शासक थे उसमें हमें मौर्य जो वंश है उसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना है वो लगभग 321 ईसा पूर्व मानी जाती है, लगभग 321 बीसी। और इस साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने गुरु आचार्य चाणक्य से शिक्षा अर्जित करके उनकी सहायता से इस साम्राज्य की स्थापना की थी। यह जो साम्राज्य था वो एक बड़े भाग में फैला हुआ था। वर्तमान के भारत के बहुत बड़े हिस्से के अलावा जो पाकिस्तान है उसका हिस्सा और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के भी हिस्से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अब मौर्य वंश के बारे में हमें जो जानकारी है, अर्थात मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं हमारे, वो कौन से हैं, यानी मौर्य जो साम्राज्य है उसके बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो उसमें जैसे हम पहले पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो उसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है सम्राट अशोक के अभिलेख, जो शिलालेखों में है, स्तंभ लेखों में हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ में उस काल की मूर्तिकला के नायाब नमूने भी हमें देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां भी मिलती हैं। मृदभांड, तांबे और चांदी के पंचमार्क या आहत सिक्के भी हमें मौर्य काल के प्राप्त होते हैं। ये सब हमें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मौर्य साम्राज्य की जानकारी है वो देते हैं। उसके अलावा साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य में जो सर्वप्रमुख जो ग्रंथ माना जाता है वो है अर्थशास्त्र। यह राजनीति और अर्थशास्त्र पर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके जो रचनाकार थे वो आचार्य चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य थे। और इस ग्रंथ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी कुछ जानकारी है वो मिलती है। इनके अलावा हमें जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है वो है विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से। एक ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, जिसके रचयिता थे विशाखदत्त। यह भी मौर्य साम्राज्य के बारे में विशिष्ट जानकारी है वो उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा पुराणों से भी हमें जानकारी है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती है और पतंजलि के महाभाष्य से भी हमें जो जानकारी है वो मिलती है। महाभाष्य, इसके रचयिता पतंजलि थे। पतंजलि
जो थे उन्होंने महाभाष्य की रचना है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका के रूप में की थी। फिर क्षेमेंद्र जो है उनकी बृहत कथा मंजरी एक और पुस्तक है महत्वपूर्ण, बृहत कथा मंजरी। इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जो जैन साहित्य है या जो जैन ग्रंथ हैं उसमें दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान ऐसे ग्रंथों से हमें जानकारी जो है वो मिलती है। और सॉरी ये बौद्ध ग्रंथ हैं, और इसके साथ साथ में जो जैन ग्रंथ हैं उनसे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी है वो मिलती है। जैसे कि हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, और उनका ये जो ग्रंथ है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और परीक्षाओं में छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी से बड़ी परीक्षा IAS तक में पूछा गया, अर्थात 12वीं की बोर्ड परीक्षा से लेकर IAS तक के एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है कि हेमचंद्रकृत जो ग्रंथ है वो कौन सा है। तो उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। ये जो है इसके रचिता है वो हेमचंद्र हैं। इस ग्रंथ से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है वो मिलती है। तो ये जो थे वो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत थे। जो मृदभांड है, पंचमार्क सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, अभिलेख हैं, वो पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में आ जाएंगे। ये साहित्यिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं उनमें हमें मेगस्थनीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस द्वारा भेजा गया राजदूत था, और यह उस दरबार में 14 साल तक रहा था। और उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी कुछ लिखा, लेकिन दुर्भाग्य से उनके इस विवरण के जो है बहुत ही कम अंश हमें वर्तमान में प्राप्त होते हैं। मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है, इंडिका। इनके अलावा हमें जो यूनानी साहित्यकार है, यूनानी जो लेखक हैं, उनसे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनमें जैसे नियार्कस है, एरिस्टोबुलस है, आनेसिक्रिटिस है। इन लोगों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या सेंडोकोटस कहा है, सेंडोकोटस लिखा है। और ये सेंडोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। इस समरूपता की जो पहचान है वो सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम की। विलियम जोन्स एक विलियम जोन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े अधिकारी थे जिनकी इतिहास में काफी रुचि थी। उन्होंने इसकी पहचान की। तो यह हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं उनको हमने पढ़ा। अब साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का जो प्रशासन है मौर्य साम्राज्य का वो कैसा था, तो इस प्रशासन को और इसके जो विस्तार हैं उसके बारे में मैं आपको मानचित्र द्वारा बताऊंगा।
मौर्य जो साम्राज्य था उसका जो फैलाव है, उसका जो विस्तार है वो काफी दूर दूर तक था। जैसे कि मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बताऊं, ये जो है जैसे कि भारत का नक्शा बन गया, तो इसमें हमें जो अशोक के अभिलेख हैं वो यहां अफगानिस्तान से भी प्राप्त होते हैं, वो पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मानसहरा से भी प्राप्त होते हैं, जो अफगानिस्तान के कंधार से भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ दक्षिण जो है वहां से भी लघु शिलालेख बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये जो हिस्से हैं लुम्बिनी, लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अर्राज वगैरह, यहाँ से भी हमें अशोक के हैं शिलालेख है वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो जगह हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दक्षिण भारत हो, मध्य प्रदेश का उज्जैनी हो, या राजस्थान के विराटनगर वगैरह जो भी स्थल हो, वहां से हमें अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो इसी बात की ओर इंगित करते हैं कि जहां जहां शिलालेख स्थापित थे वहां वहां उनका साम्राज्य था। अशोक ने अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए साम्राज्य में कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है, उस कलिंग प्रदेश को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। ये जो कलिंग प्रदेश का जो युद्ध है वो 261 बीसी में हुआ था। उसके कलिंग के अलावा बाकी जो साम्राज्य था वो अशोक को पुश्तैनी तौर पर प्राप्त हुआ था। तो ये जो इतना बड़ा साम्राज्य है, इसका जो प्रशासन है वो बहुत ही टिपिकल या बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा, क्योंकि हम उस वक्त को पढ़ रहे हैं जब संचार के साधन, संचार के जो माध्यम होते हैं, संचार के जो साधन होते हैं, उनका सर्वथा अभाव था। तो संचार के साधनों के अभाव में यहां पाटलिपुत्र से इतने बड़े इलाकों यहां तक को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल रहा होगा, यहां तक को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल रहा होगा। ये हम सहज ही समझ सकते हैं। क्योंकि दूरस्थ प्रांतों और दूरस्थ स्थलों तक जाने के लिए, जो कि हजारों किलोमीटर दूर हैं, कई हफ्ते महीने तक लग जाते थे। तो सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। 5 प्रांतों में, एक तो जो था वो केंद्रीय पाटलिपुत्र था, केंद्रीय पाटलिपुत्र वाला इलाका था। एक था वो दक्षिण में सुवर्णगिरी था, एक उज्जैन वाला जो था, एक यहां तोसली वाला जो था उड़ीसा वाला, और एक जो था वो तक्षशिला वाला इलाका था। ये 5 प्रांत जो थे उसमें साम्राज्य को बांटा हुआ था। इसमें जो ये मगध का जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो केंद्रीय राजधानी थी, और बाकी जो 4 थे वो प्रांतीय राजधानियां हुआ करती थी। अब इनको राजधानी या प्रांतीय प्रदेश बनाने के पीछे भी बहुत सारे कारण रहे थे। जैसे कि आप ध्यान दें तो उज्जैनी और तक्षशिला है वो व्यापारिक मार्गों पर स्थित हैं, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। यह व्यापार वाणिज्य के लिए एक अनुकूल कदम था। और जो स्वर्णगिरी है वो यहां पर सोने की खानें, ये कर्नाटक वाला इलाका है, यहां पर सोने की खानें हैं जो थी, इससे सोना है वो प्राप्त होता था। और तोसली की तरफ की बात करें तो यह समुद्र किनारे
की तरफ था, जो कि समुद्री व्यापार के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करता था। अब ये तो बात होगी राजधानी के वितरण की, या किस तरीके से राजधानी बनाई थी। अब सम्राट जो अशोक थे वो प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं, सैनिक जो गतिविधियां हैं, उसको किस प्रकार से संपादित करते थे। तो सैनिक गतिविधियों की बात करें तो उन्होंने 30 सदस्यों की एक समूह बना रखा था और इनको 5-5 सदस्यों के 6 मंडलों में बांटा हुआ था। 5-5 सदस्यों के 6 मंडलों में बांटा हुआ था, जो कि सैनिक गतिविधियों को संचालित और सेना की देखरेख वगैरह करती थी। इसमें जैसे एक जो समिति थी वो जल सेना का संचालन करती थी, दूसरी समिति थी वो पैदल सेना का संचालन करती थी, तीसरी जो समिति थी वो घुड़ सेना का संचालन करती थी, चौथी जो थी वो हाथी सेना की, और पांचवी जो थी वो रथ सेना की। आपने एक शब्द सुना होगा चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी से तात्पर्य होता है रथ सेना, हाथी सेना, अश्व सेना और पैदल सेना। ये चारों मिलकर सम्मिलित रूप से चतुरंगिणी सेना कही जाती हैं। तो इन चतुरंगिणी सेना के लिए 4 समितियां थी और 5वीं जो समिति थी वो जल सेना के लिए थी, क्योंकि अशोक का जो साम्राज्य था वो दोनों तरफ से जलीय सीमाओं से भी लगा हुआ था। और जो 6ठी समिति थी वो इन सब के देखरेख के लिए, जैसे कि कहीं सैनिक अभियान जा रहा है तो वहां भोजन की व्यवस्था करवाना, वहां अस्त्र शस्त्रों को ले जाना, शिल्पकार सहायक वगैरह को ले जाना, ये जो सब व्यवस्था है वो 6ठी जो समिति थी वो करती थी। इसी तरीके से अगर प्रशासन की बात की जाए तो नगर का जो प्रशासन था वो भी इसी तरीके से 30 लोगों के 6 समितियों में बांटा हुआ था। उनका भी ऐसा ही काम था, जैसे कि एक समिति थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा करती थी, एक समिति थी वो जो विदेशी यात्री थे उनकी देखरेख करती थी, एक समिति थी वो व्यापार वाणिज्य की तरफ ध्यान देती थी, एक समिति थी वो शिल्प आदि कार्य जो होते थे उनको संचालित करती थी। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य बहुत ही केंद्रीकृत और प्रशासित साम्राज्य था, क्योंकि इसके बिना इतने बड़े साम्राज्य को चलाना बड़ा ही मुश्किल काम रहा होगा। और इसके साथ साथ में अशोक ने एक विचारधारा दी, जिस राजनीतिक विचारधारा कहेंगे, जिसका नाम था धम्म। अशोक यह जानते थे कि साम्राज्य है वो बहुत ही विस्तृत है और इसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं, विभिन्न विचारों के लोग हैं और विभिन्न जो स्थल है, जो भौतिक परिस्थितियां हैं वो भी काफी भिन्न भिन्न थी। जैसे कि कहां अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेश, कहां उड़ीसा के तटवर्तीय प्रदेश, कहां मरुस्थल, कहां पहाड़, बहुत ही भौतिक है। वो जो वितरण था वो असमान था और उनमें रहने वाले लोग जो थे वो भी अलग अलग विचारों के, अलग अलग मूल्य मान्यताओं के, अलग अलग भाषा भाषी और अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले थे। इन सबको एकीकृत करने के लिए, इन सब की एक समान विचारधारा लागू करने के लिए अशोक ने अपने शिलालेखों पर धम्म को उत्कीर्ण है वो करवाया। ये जो धम्म है ये जो था उसमें अशोक है अपने अभिलेखों में सामान्य और सार्वभौमिक जो बातें हैं वो उत्कीर्ण करवाई हैं। जैसे कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों, श्रमणों, बौद्ध भिक्षुओं, उन सभी का सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, महिलाओं के गरिमा के जो विपरीत परंपराएं रीति रिवाज हैं उनका त्याग करना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए, किसी भी पशु पक्षी को, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए,
इस तरीके के जो सामान्य नैतिक सिद्धांत थे वो धर्म में उल्लिखित थे या धर्म के तहत उत्कीर्ण करवाए अपने शिलालेखों पर। अशोक साथ साथ में यह भी कहता था कि धम्म का जो पालन करेगा वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा और धम्म का जो पालन नहीं करेगा वो उसको स्वर्ग है वो नहीं मिलेगा। ध्यान देना, अशोक ने धम्म के पालन पर स्वर्ग की प्राप्ति बताया, न कि निर्वाण की प्राप्ति बताया है। यह भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। अशोक इसके द्वारा यह चाहते थे कि जब सारी जो प्रजा है वो समान नैतिक नियमों को पालन करेगी तो एक जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी और साम्राज्य में जो अव्यवस्था है वो नहीं फैलेगी और शासन है वो बहुत ही सरलता से संचालित किया जा सकेगा। अब बात आती है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। हमने मौर्य साम्राज्य के विस्तार को देखा, बहुत विस्तृत साम्राज्य था, अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था और इधर कलिंग तक फैला हुआ था। और अशोक भी बड़ा शक्तिशाली शासक था, लेकिन यह जो साम्राज्य है वो सिर्फ 150 वर्ष तक ही चला, सिर्फ 150 वर्ष तक। और उसमें भी पूरे साम्राज्य में जो नियंत्रण था वो एक समान नहीं था। यह निश्चित है कि जो केंद्रीय राजधानी थी अर्थात पाटलिपुत्र और उसके आसपास वाले जो इलाके हैं वहां पर केंद्रीय नियंत्रण है वो मजबूत रहा होगा, और जितने ही राजधानी से दूर के दूरस्थ इलाके होंगे वहां जो नियंत्रण है, प्रशासनिक नियंत्रण है, वो ढीला ढाला और कमजोर रहा होगा। ये इस बात की ओर इशारा करता है। और साथ में जब भारत का आरंभिक जो इतिहास लिखा जा रहा था 18वीं शताब्दी के मध्य या बाद का जो टाइम है और 19वीं सदी के मध्य और उसके बाद का जो समय है और 20वीं शताब्दी के जो पूर्व के दशक है, पहले के जो दशक है, उसमें अशोक के बारे में काफी कुछ ऐतिहासिक पुनर्निर्माण किया गया। तो जब अशोक का इतिहास सामने आया तो इतिहासकारों को यह बहुत ही रोमांचक लगा और साथ साथ में उनको यह भी लगा कि अशोक एक ऐसा शासक था जो शक्तिशाली होने के साथ साथ में विनीत भी था, अर्थात वो अपने नाम के साथ में बड़ी बड़ी उपाधियों जैसा कि बाद के राजा उल्लिखित करवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे, ऐसा कोई उसने नहीं किया। उसने अपने शिलालेखों में खुद के लिए प्रियदर्शी देवानाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्यारा और प्रियदर्शी और एक सामान्य सा छोटा सा नाम अशोक उल्लिखित है करवाया। तो आज का आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।